स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे संविधान की मांग हुई, उसके बाद फिर कैसे संविधान सभा की मांग उठने लगी, फिर कैसे संविधान सभा से संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी दी गई, फिर पूर्ण मंजूरी दी गई। फिर हमने पिछली क्लास में विराम दिया था कि 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो वहाँ हमने उस टॉपिक को विराम दिया और आज की क्लास में वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये पीछे ले जाने का कारण ये है कि हम ये जानना चाहते हैं या हम एक कल्पना करते हैं कि क्या हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं का जो दबाव रहा, उन्होंने जो जन संघर्ष किया है, हमारे लिए क्रांति की है, आंदोलन की है, क्या उसके अलावा भी कोई वैश्विक ऐसे दबाव बने थे उस समय कि ब्रिटिश संसद को सहमति बनानी पड़ी कि अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। तो हम एक घटना की चर्चा करते हैं। यह घटना थी, एक घोषणा पत्र था, बेसिकली अटलांटिक चार्टर नाम से एक घोषणा पत्र जारी होता है अगस्त 1941 में। घोषणा पत्र जारी होता है। अब सवाल आता है कि ये घोषणा पत्र किन के बीच में जारी होता है। तो ये घोषणा पत्र जारी होता है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में। उस समय ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका के थे रूजवेल्ट साहब। ये तो हो गया घोषणा पत्र। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम तो संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ इस बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जब घोषणा पत्र जारी हुआ 1941 अगस्त 1941 में जारी होता है। विश्व युद्ध चल रहा है, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है 1939 से 1945 के बीच में, और ये जारी होता है 1941 को। इस घोषणा पत्र में ये था, जो अटलांटिक चार्टर था, इसमें घोषणा पत्र में ये था कि इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। अब वो मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके पहला उद्देश्य ये था, इसका पहला उद्देश्य ये था कि कोई भी देश किसी भी देश पर जबरदस्ती शासन नहीं करेगा, जबरदस्ती शासन नहीं करेगा। ठीक है साहब, ये हो गया। अब दूसरा मुख्य बिंदु था कि हर देश को अपनी सरकार चुनने का अधिकार था। ठीक है साहब, ये तो हो गए। इसके अलावा और भी उद्देश्य थे, जिसमें व्यापार स्वतंत्रता का अधिकार, युद्ध के पश्चात विश्व शांति, आर्थिक सहयोग में बढ़ाना, ये सारी चीजें थी इस उद्देश्य में, इस चार्टर में। तो हमें किस तरीके का इससे फायदा मिला, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरीके का इससे फायदा मिला, ये हमें जानना है। ये समय था 1941 का। तो जब ये घोषणा पत्र जारी होता है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे राजनेताओं ने ब्रिटेन से बात की, या ब्रिटेन संसद से बात की, कि उन्होंने बोला कि आप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हर देश को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, कोई देश किसी पे जबरदस्ती शासन नहीं कर सकता, और ये चीज़ें आप हमारे ऊपर की कर रहे हैं। और उस समय जो विश्व युद्ध हो रहा था,
उस समय यह हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा था। ब्रिटेन का यह कहना था कि मैं डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा था। तो हमारे राजनेता बोलते हैं कि जब आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ ही रहे हैं, आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ ही रहे हैं, तो आपको सबसे पहले भारत को आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि भारत पर आपने शासन कर रखा है जबरदस्ती, और आप अपने ही घोषणा पत्र के खिलाफ चल रहे हैं, तो ये कहीं से वैलिड चीज़ तो है नहीं। तो इस पर ब्रिटेन जवाब देता है कि ये आपके लिए नहीं है, ये जो उद्देश्य घोषणा पत्र है ये आपके लिए नहीं है। मतलब जो अफ्रीकन और एशियन, जो अफ्रीकन और एशियन कॉलोनियल देश हैं, कॉलोनियल कंट्रीज हैं, उनके लिए ये घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। तो किसके लिए जरूरी होता? इनका कहना है कि आप औपनिवेशिक देश हैं अफ्रीका और एशिया के, आपके लिए यह घोषणा पत्र जारी ना होकर ये केवल यूरोपियन देशों के लिए ही जारी होता है। ठीक है साहब, यूरोपियन देशों के लिए ही जारी होगा। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, राजनेताओं में जन आक्रोश बढ़ जाता है, जनता गुस्साई हो जाती है, क्योंकि साधारण सी बात है कि आप यूरोपियन देशों के लिए सोच रहे हैं और हमारे ऊपर जो आप कर लगा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा, और हम अपने ही देश में गुलाम बन के रहें, ये तो सरासर गलत बात है। तो फिर इसके परिणाम स्वरूप जब ये ब्रिटेन ये अपना स्टेटमेंट देता है, तो इसके परिणाम स्वरूप 1942 में एक आंदोलन होता है जिसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन। उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसका नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी साहब। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब होते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब होते हैं, ये सारे इसका समर्थन करते हैं, आंदोलन में होते हैं, और इसका नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान एक नारा देते हैं, करो या मरो। करो या मरो। इस नारे का मतलब ये था कि या तो अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ लड़ो और मर जाओ, पर इनकी जो अधीनता है वो स्वीकार मत करो। तो अपने देश के लिए करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इधर से इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, तो एक वो वैश्विक दबाव तो था ही, प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से एक वैश्विक दबाव ने कार्य किया, और उसका फायदा हमारे राजनेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उठाया और एक आंदोलन का रूप दिया। और ऐसे ही तनावपूर्ण स्थितियों के चलते ब्रिटिश संसद में सहमति बनती है, और अंततः 1947 में ब्रिटिश संसद एक अधिनियम पारित करती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत को आजादी दे दी जाती है। ये तो हो गया हमारा अटलांटिक चार्टर कि किस तरीके से
वैश्विक जो स्थितियां थी उस तरीके उससे हमारे जो सेनानियों को, हमारे राजनेताओं को मौका मिला, एक अवसर मिला कि इन पर दबाव बनाया जाए ब्रिटिश संसद पर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहरी विदेशी दबाव के चलते ही हमारा देश आज़ाद हुआ, ये बिल्कुल कहना गलत है। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे जो राजनेता हुए हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी बदौलत ही हम आज आज़ाद हुए हैं। इन्होंने कहीं मेहनत की है, कहीं आंदोलन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, उसके चलते ब्रिटिश संसद दबाव में आकर इनको लग जाता है कि अब इन पर राज करना अब संभव नहीं है, अब इनको हमें आज़ाद करना पड़ेगा। इसके चलते ही यह आज़ादी मिलती है। हमने बस कल्पना है किए कि उस समय क्या रहा होगा कि ऐसी चीज़ें भी, घटनाएं घटित हुई थी। अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक था, जो पिछली क्लास में हमने विराम दिया था, एक कैबिनेट मिशन भारत आया, वहां में हमने विराम दिया था। यहाँ से अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को भारत में आता है। यह 24 मार्च 1946 को भारत में आता है। चौबीस मार्च 1946 को यह भारत में आता है। इसमें 3 मुख्य सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष भी थे। दूसरे व्यक्ति थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। यह 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में आते हैं। इनके भारत में आने का उद्देश्य था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना और संविधान सभा का गठन करना। 24 मार्च 1946 को यह भारत में आते हैं। उसके बाद 16 मई 1946 को यह भारतीय राजनेताओं से बातचीत करते हैं और उस बातचीत करके कुछ निर्धारण करते हैं कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस बातों का निर्धारण करते हैं और उन बातों में यह निश्चित करते हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। यह कहते हैं कि पहली बात कि 389 सदस्य होंगे। उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, उसके बाद 389 है। इसके बाद 4 जो सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे।
अब ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, तीसरा था कुर्ग और चौथा था बलूचिस्तान। यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है, बलूचिस्तान। दो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब बचे 93 सदस्य, यह होंगे देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ठीक है साहब, ये डिवाइडेशन तो इन्होंने कर दिया कि ये लोग होंगे, सदस्य इतने होंगे, इस जगह से होंगे, ये संविधान सभा इनसे मिलकर गठित होगी और ये संविधान का निर्माण करेंगे। अब दूसरा इनका जो निर्धारित की हुई जो दूसरी बिंदु जिसको इन्होंने निर्धारित किया था कि दूसरी बात यह थी कि अब जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं होगा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा संविधान सभा का। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा प्रांतीय विधानसभा के, जो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, अर्थात कि जनता प्रत्यक्ष रूप से जाकर किसी केंद्र पर मतदान नहीं करेगी। जिन लोगों को विधायिका में चुना गया, प्रांतीय जो ब्रिटिश प्रांतीय विधायिका थी उस समय, जिन लोगों को निर्वाचित किया गया था, वही लोग अपने मत द्वारा इन लोगों का चयन करेंगे। ठीक है, चलो ये उन्होंने बात निर्धारित की। अब अगली बात ये थी कि यह तो निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होगा। अब दूसरी बात यह थी कि जो निर्वाचन पद्धति होगी वो क्या होगी, किस पद्धति के द्वारा आप, तो इन्होंने बोला कि पद्धति होगी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति। इस पद्धति के द्वारा विधानसभा जो प्रांतीय विधानसभा थी उसके सदस्य अपना मत देके संविधान सभा के सदस्यों का गठन करेगी। अब जानकारी के लिए आपकी कि यदि आपको नहीं पता है और पता भी हो, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बताऊंगा ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ डिटेलिंग में, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये इस तरीके से होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। ये 3 कैंडिडेट हैं, ये चुनाव में एक कोई मतलब जैसे अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, ये अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति ये कहते हैं, मत पद्धति ये कहती है कि एक व्यक्ति है वो तीनों को वोट देगा। जैसे मैं हूं आर, अब मैं इन तीनों को वोट दूंगा। यह नहीं कि मैं केवल बी को चुनूंगा, सी को या ए को, इनमें से एक व्यक्ति को चुनूंगा, ऐसा नहीं। जैसे हमारे एमएलए सांसद इनका चुनाव होता है, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से होगा कि मुझे वरीयता बनी है, अपनी इंटरेस्ट बनना है कि मुझे लगता है ए बी सी
इन तीनों में से मुझे लगता है कि सी इतना बेहतर व्यक्ति है, कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति है कि ये अच्छा कार्य कर सकता है, सभी के हितों में कार्य करेगा। मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में लगता है कि सी बेहतर व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि ये अपने अध्यक्ष पद के लिए ये जीते, ये मेरी अपनी मानना है कि ये जीते यह व्यक्ति। तो मैं चाहूंगा, अगर मैं मतदाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मैं मतदाता हूं, अब मुझे मतदान करना है, तो मैं इसे वरीयता में पहले नंबर पर रखूंगा कि मैं चाहता ही हूं कि ये व्यक्ति अध्यक्ष बने। यदि किसी कारणवश इसको वोट नहीं मिलते हैं, जितने विजेता को चाहिए, तो मुझे सी के बाद लगता है कि बी और ए में से जो मुझे सही व्यक्ति लगता है, कि जो सी के मुकाबले तो जैसा बंदा है नहीं, पर उसके बाद अगर कोई अच्छा कार्य कर सकता है तो वो बी है। तो मैं इसको दूसरे नंबर पर वरीयता दे दूंगा कि मुझे लगता है कि अगर सी नहीं बनता है तो ए को बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये अपने आप तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये तो होगा एक इंडिविजुअली पर्सन का कि कैसे वो मत देगा। अब बात करते हैं कि मतदान कैसे होगा। ये तो एक व्यक्ति के मत की बात की हमने, अब मतदान कैसे होगा। हम मतदान करवा लेते हैं अभी। जैसे हम मानते हैं कि 10 मतदाता है, 10 मतदाता है, ठीक है, 10 मतदाता है, खड़ा हुआ है ए, बी और सी। ए को मिल गए हैं 5 वोट, बी को मिल गए हैं 4 वोट और सी को मिल गए हैं 1 वोट। जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे अपने मत की वरीयता भरेगा, उसी तरीके से इसको मिले, ए को मिले 5 वोट, बी को मिले 4 वोट और सी को मिले 1 वोट। अब इसमें क्या होगा कि हमें जैसे 10 मत है टोटल, तो हमें जीत के लिए चाहिए 6 मत। ये कोटा निर्धारित कर लेते हैं हम कि हमें जीत के लिए चाहिए 6 मत। अगर जिस व्यक्ति के पास 6 मत पहले हुए वो जीत जाएगा। टोटल हो गए ये 4 और 9 और 1 10। अभी या तो ये व्यक्ति, अब जैसे सी है, सी को वोट देने वाला पहला जैसे श्याम है, श्याम ने ही सी को वोट दिया है। अब श्याम चाहता है कि सी ही जीते, श्याम चाहता है कि सी ही जीते। यदि सी नहीं जीतता है तो दूसरे नंबर की वरीयता देगा और अपने तीसरे नंबर की वरीयता देगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस व्यक्ति के सबसे कम मत आते हैं तो इसको हटा दिया जाता है चुनाव से, और इसकी जो द्वितीय और तृतीय वरीयता है उसके आधार पर इन लोगों का चुनाव होता है। अब श्याम ने बोला कि भाई कि मैं चाहता हूं कि अगर सी नहीं बनता है तो ए बनना चाहिए, सी के बाद अगर कोई काबिल व्यक्ति है तो वो ए है, और अपने आप भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। यानी अगर ये दूसरा है, उसकी वरीयता में दूसरा है, तो ये दूसरा मत जो पहले मत में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के जो मत थे वो हट गए। सी अपनी दूसरी जो वरीयता में चाहता कि यह व्यक्ति सी के बाद अच्छा है, यह बनने लायक है, तो सी का वोट आ जाता है यहाँ पे, इसको मिल जाता है 1 वोट और ये 6 मतों से विजेता जीत जाता है। तो ये थी हमारी एकल मत संक्रमणीय पद्धति। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति को, हमारे उपराष्ट्रपति को, विधान परिषदों के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, इसी पद्धति के द्वारा होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना का, जो कैबिनेट मिशन योजना KMY, इसका अगला ये बिंदु था, इसकी इन्होंने जो निर्धारित की थी कि जो प्रत्येक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कितनी जनसंख्या का? 10 लाख का।
जनसंख्या का। यानी कैबिनेट मिशन योजना इस बात को निर्धारित करती है कि जो प्रतिनिधि होगा, प्रत्येक प्रतिनिधि वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद कैमवाइन ने यानी कैबिनेट मिशन योजना ने जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित कर दिया। जनसंख्या को 3 भागों में विभक्त किया। कितना? 3 भागों में। अब सवाल आता है कौन कौन से? तो पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य। अर्थात यह कहते हैं कि चुनाव होगा, जनसंख्या 3 भागों में विभाजित होगी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। अब ये 3 भागों में विभाजित करने का कारण क्या था, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि उस समय क्या था कि 1857 की क्रांति के बाद ही, मतलब जब मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय और कई समुदायों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, क्रांति की, और उसका परिणाम इतना घातक हुआ 1857 की क्रांति में, हम जानते हैं। हालांकि वो असफल हुई, पर यह इनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी, घर कर चुकी थी कि इन लोगों को, अगर इन लोगों पर राज करना है तो फूट डालकर राजनीति करनी पड़ेगी। और उसके कहीं एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अलग निर्वाचन मंडल होना, समुदायों का अलग निर्वाचन मंडल होना, सभी को अलग राजनीतिक इनके अलग अलग कर देना। तो ये अंग्रेजों का काम होने लग गया। अब क्या केएमवाई जो मिशन योजना है, यह चाहते थे कि संतुलन बना रहे, कोई तनावपूर्ण स्थिति ना हो, इसलिए हर समुदाय को अपना प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए इन्होंने बैलेंस रखने के लिए, यानी संतुलन रखने के लिए 3 भागों में विभाजन किया। 3 भागों में विभाजन किया। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि ये भारत का नक्शा है, पहले फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये हम भारत का नक्शा लेते हैं जब विभाजन नहीं हुआ था। ये पूर्ण भारत का नक्शा है। अब इस साइड में क्या था कि इधर था सिंध प्रांत, पंजाब, और ये उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र। इधर रहते थे बहुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय, उसके साथ पंजाब का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में रहते थे सिख समुदाय, और इधर वापस मुस्लिम समुदाय बंगाल के साइड में। तो कैबिनेट मिशन योजना के सामने यह चुनौती थी कि कैसे इनको अपना पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि माहौल खराब ना हो और शांतिपूर्ण रूप से संविधान सभा का भी गठन हो जाए और सत्ता का हस्तांतरण भी हो जाए। तो इन्होंने 3 इस तरीके से 3 जनसंख्या, और सामान्य में हिंदू थे, तो इस तरीके से 3 भागों में जनसंख्या का विभाजन किया। अब बात आती है कि जनसंख्या का विभाजन हो गया, 389 पद थे या सदस्य थे, उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से हो गए। अब जो बचे 93 देसी रियासतें, 93 देसी रियासतें, तो केएमवाई कहती है, यानी कैबिनेट मिशन योजना कहता है कि यहाँ पर निर्वाचन कौन होगा, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह डिसाइड करने वाली, यह निर्धारित करने वाली एक वार्तालाप समिति होगी, यानी इसका निर्धारण करेगी वार्तालाप समिति।
वार्तालाप समिति। अब सवाल आता है कि वार्तालाप समिति में कौन कौन होगा। तो वार्तालाप में समिति में हो गए देशी रियासतों के प्रतिनिधि और संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य। वार्तालाप समिति ने निर्धारित किया कि जो 93 देशी रियासतें हैं यहाँ से कोई निर्वाचन नहीं होगा और इनके जो प्रतिनिधि होंगे वो मनोनीत होंगे, अर्थात अब 93 सदस्य मनोनीत होंगे जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अब कैबिनेट मिशन योजना को केवल 296 पदों पर ही चुनाव कराना था, क्योंकि 292 वो थे और 4 चीफ कमिश्नर, तो 296 पदों पर ही चुनाव करवाना था। अब जुलाई 1946 में चुनाव होता है। चुनाव कब होता है? तो जुलाई 1946 में चुनाव होता है। उससे पहले एक बिंदु और देख लेते हैं कि इन्होंने बोला था कि जब तक संविधान नहीं बन जाता, संविधान सभा नहीं बना लेती संविधान को, तब तक विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार का गठन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और वही पूरे शासन को उस समय चलाएगी। तो यह एक बिंदु था। अब जुलाई 1946 को चुनाव होता है। रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि कांग्रेस को तो मिलते हैं 208 सीटें। कांग्रेस को मिलती है 208 सीटें। वही मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीटें। और 15 सीटें मिलती है अन्य को। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अभी कुछ समय पहले कि जनसंख्या का विभाजन 3 रूपों में हुआ, 3 भागों में विभक्त की गई, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जितना वो चाहते हैं उतना नहीं है। तो यहीं से इसके बाद से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अपने लिए नए देश की मांग करना शुरू कर दिया। इस नए देश की मांग से मैं एक और इसमें एड ऑन करना चाहता हूं। अच्छा याद आएगा कि अगर चलो ठीक है कि ये 3 भागों में जनसंख्या विभक्त करने का एक और जो उनके सामने चुनौती थी कि अगर ये पाकिस्तान बन जाता है तो यहाँ मुस्लिम लीग हो जाएगा, यानी मुस्लिम हो जाएंगे, और पंजाब के भी लोग थे। तो यहाँ पे क्योंकि बंगाल की साइड में भी मुस्लिम थे, हिंदू भी थे, तो चुनौती ये थी कि सिख समुदाय यदि अगर पाकिस्तान में चला जाता है तो सिख समुदाय वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जाना जाएगा। कारण क्योंकि जो पाकिस्तान बनने वाला है वो एक धर्म के बेस पे बनने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्य लोग रहते थे। तो उन्होंने अपने लिए अलग देश, क्योंकि वो चाहते थे कि हम ही इस एरिया में रहते हैं तो क्यों ना हम अपना नया देश बना ले। तो वो अपने एक धर्म या एक धर्म के बेस पर बनने वाला देश था। तो कहीं ना कहीं अगर धर्म के बेस पर बनने वाला, यानी यहाँ सारे मुस्लिम होंगे, तो जो सिख समुदाय के लोग होंगे उनकी संख्या इनके मुकाबले तो कम ही होगी। तो वो यहाँ जो कुछ भारत में रह जाएंगे, कुछ इनके साथ पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो वो यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अल्पसंख्यक होने के बाद इनका राजनीतिक जो करियर है या राजनीतिक जो इनकी भागीदारी है वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके का मान सकते हैं अपन कि ये एक तरीके की चुनौती थी कि यदि अगर पाकिस्तान में पंजाब मिलता है
या पाकिस्तान का विभाजन होता है तो ये। हालांकि पाकिस्तान का फिर उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, क्योंकि उन्होंने बहिष्कार कर दिया था और मांग अपने लिए अलग देश की मांग उठाना शुरू कर दी थी उन्होंने। उसके बाद चुनाव हो गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को, यानी अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का, यानी संविधान का निर्माण हो जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण हो जाता है। और जिस पर, यानी भारतीय संविधान का 26 नवंबर 1949 को निर्माण हो जाता है और संविधान पर 284 सदस्यों द्वारा, यानी संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा प्रारंभिक रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर किए जाते हैं, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और प्रारंभिक रूप से संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं संविधान पर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो जैसे आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा, कैबिनेट मिशन ने कैसे संविधान सभा का गठन करने में मदद की और किस तरीके से हमने 1941 के अटलांटिक चार्टर को पढ़ा कि घोषणा में किस तरीके से जो हमारे राजनेताओं को उसका लाभ मिला और किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का उद्भव हुआ। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ी है और इसी के साथ आज की क्लास का हम करते हैं अंत। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा लड़ते रहिए। धन्यवाद।